दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास की चर्चा करेंगे और आपको बता दूं कि ये संवैधानिक विकास का इतिहास, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है संविधान में, और इससे हर एग्ज़ाम में 1, 2, 3 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। तो शुरू करते हैं भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। ठीक, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। तो इसमें अगर आप देखें तो भारत में जो अंग्रेजों ने संवैधानिक विकास किया, तो सबसे पहले भारत में कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में आई। तो पहले हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जान लें। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक राजलेख द्वारा जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 में 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई महारानी एलिजाबेथ प्रथम के राजलेख के द्वारा। ठीक, और इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई, और इसे जो है 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। इस कंपनी, ये जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी का शासन जो है एक परिषद द्वारा चलाया जाता था। एक परिषद द्वारा चलाया जाता था जिसमें एक गवर्नर और एक उप गवर्नर तथा 24 सदस्य होते थे। 24 सदस्य होते थे। इसे गवर्नर और उसकी परिषद के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे ही निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया। ठीक, ये तो रही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में। अब 1764 में जब अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त की, जब 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त की, तो उनका अधिकार जो है कलकत्ता पर हो गया और उन्होंने वहां पर एक प्रेसिडेंसी की स्थापना की। वहां पर उन्होंने एक अंग्रेज प्रेसिडेंसी की कंपनी ने स्थापना की। इस तरह से भारत में अंग्रेजों की कुल 3 प्रेसिडेंसियां हो गई, कोलकाता, बम्बई और मद्रास। ठीक, इस तरह से 3 प्रेसिडेंसी हो गई, कोलकाता, बम्बई और मद्रास। 1726 में महारानी के एक राजलेख द्वारा जो है तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। 1726 में महारानी के एक राजलेख द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कि कुल मिला के अंग्रेज जो है अपनी प्रेसिडेंसी में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। तो इसी शासन और शक्ति को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, इसी शासन और शक्ति को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जिसका भारत के संवैधानिक विकास में प्रमुख योगदान रहा। और इस तरह से हमने इसकी पृष्ठभूमि देखी। तो और अंग्रेजों के एक्ट पारित करने से जो है जो प्रभाव रहा, ठीक, तो उसको हम जो है 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि भारत के संवैधानिक विकास में कंपनी का कितना योगदान रहा और ब्रिटिश क्राउन का कितना योगदान रहा, इसको हम समझने के लिए, भारत के संवैधानिक विकास को समझने के लिए हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, और दूसरा ब्रिटेन की सरकार यानी क्राउन के शासन के अंतर्गत
भारत का संवैधानिक विकास। तो हम इसको लिख देते हैं कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के राजलेख द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यानी 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के राजलेख द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक, और अनुमति प्रदान की गई और इस कंपनी का शासन एक परिषद द्वारा चलाया जाता था, जिसमें एक गवर्नर तथा एक उप गवर्नर होते थे तथा इसमें 24 सदस्य थे। इसे गवर्नर की परिषद कहा जाता था। इसे ही बाद में निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। तो भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास में हमने देखा कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के राजलेख द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई और इस कंपनी का शासन एक परिषद द्वारा चलाया जाता था, जिसमें एक गवर्नर तथा एक उप गवर्नर होते थे तथा इसमें 24 सदस्य थे। इसे गवर्नर की परिषद कहा जाता था। इसे ही बाद में निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। 1726 में
एक राजलेख द्वारा कहा गया 1764 में 1764 हाँ 1700 गलत है ये, हाँ आगे ये है कि 1726 में एक राजलेख द्वारा भारत में तीनों प्रेसिडेंसियों को विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी को जो है भारत में अपनी प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार महारानी के राजलेख द्वारा प्राप्त हो गया। 1764 में बक्सर युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी की स्थापना की। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों की कुल 3 प्रेसिडेंसी हो गई। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक, यानी कुल 1764 के बक्सर युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेजों की कुल भारत में 3 प्रेसिडेंसी हो गई, कोलकाता, मद्रास और बम्बई। इसी शासन और शक्ति को बनाए रखने के लिए, इसी शासन और शक्ति को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई
एक्ट पारित किए जिनका भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक, महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत के संवैधानिक विकास को भारत के संवैधानिक विकास को समझने के लिए इसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, और दूसरा है ब्रिटेन की सरकार यानी कि क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, इस प्रकार हमने देखा कि मतलब 1600 ईस्वी में ठीक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। महारानी ने उन्हें 15 वर्षों के लिए जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। ठीक, और इस कंपनी का शासन जो है एक परिषद द्वारा चलाया जाता था, जिसमें एक गवर्नर और एक उप गवर्नर तथा 24 सदस्य होते थे, जिसे गवर्नर की परिषद कहा जाता था। बाद में इसे ही जो है निदेशक मंडल और या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। 1726 में ही जो है महारानी के राजलेख द्वारा जो है कंपनी की प्रेसिडेंसियों को जो उस समय थी बम्बई और मद्रास में, उन्हें विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था महारानी के राजलेख द्वारा। 1764 में जब अंग्रेजों ने जो है बंगाल पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने कोलकाता में भी जो है अंग्रेजों की एक प्रेसिडेंसी की स्थापना की। ठीक, तो कुल 3 प्रेसिडेंसियां हो गई, कोलकाता, बम्बई और मद्रास। ठीक, और इस शासन और शक्ति को बनाए रखने के लिए ही जो है अंग्रेजों ने समय समय पर कई तरह के एक्ट पास किए। ठीक, जिनका जो है भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और भारत के संवैधानिक विकास को समझने के लिए हम इसे 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, और दूसरा ब्रिटेन की सरकार यानी कि क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्ट कब पारित किए गए। ठीक,
उसको हम क्रम से लिख लेते हैं और फिर उसको समझेंगे। तो भारत के संवैधानिक विकास, इसको हम जो है दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ठीक। और दूसरा क्राउन के अंतर्गत, ठीक। अब हम क्रमशः देखते हैं। पहले हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट पारित किए गए। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793। फिर अगला आता है चार्टर एक्ट 1813। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813 और इसके बाद फिर आता है चार्टर एक्ट 1833। फिर आता है इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 और फिर इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। यानी कुल मिला के इतने एक्ट जो है ये कंपनी के अंतर्गत पारित किए गए। और एक चीज आप लोग जान लीजिए कि 1773 से लेके 1853 तक जितने एक्ट पास किए गए थे, 1773 से लेके 1853 तक जितने एक्ट पास किए गए वो भारतीयों पर शासन करने के लिए नहीं पास किए गए थे, अपितु वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए, नियंत्रण बढ़ाने के लिए या उसे नियंत्रित करने के लिए ही पारित किए गए थे। भारत के लोगों पर शासन करने के लिए नहीं पारित किए गए थे, ठीक। अब आता है क्राउन के अंतर्गत। तो पहला होगा क्राउन के अंतर्गत, पहला क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट
काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद, भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, और इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940। और फिर इसके बाद आता है क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, क्रिप्स प्रस्ताव हो गया 1942। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। और इसके बाद सबसे अंत में आता है माउंट बेटन योजना 1947, माउंट बेटन, माउंट, माउंट बेटन, माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना 1947, माउंट बेटन योजना 1947। तो इसको हमको लगता है आएगा नहीं, तो मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक, यहां पे लिख दे रहा हूं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946, माउंट बेटन, माउंट बेटन योजना 1947। ठीक, इस प्रकार हमने क्रमशः देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कौन कौन से एक्ट पारित हुए थे और क्राउन के अधीन कौन कौन से एक्ट पारित किए थे। ठीक, इसको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, क्रमशः एक एक करके इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, किसमें क्या है और क्या बातें कही गई हैं किस एक्ट में, इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा कुछ बातें और हैं जो इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं। ठीक, उसको आप लोग समझ लीजिए। पहला क्या है कि जैसे रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो यह शब्द जो है
यह शब्द जो है रेगुलेटर से बना है, रेगुलेटर से बना है, जिसका अर्थ है नियंत्रण करना। ठीक, यानी रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया था कि वो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आया था, इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। अब चार्टर एक्ट क्या होता है? चार्टर एक्ट क्या होता है? चार्टर एक्ट, जब चार्टर एक्ट का मतलब था कि जब सरकार किसी संस्था के लिए कोई विधि बनाती थी तो उसे चार्टर कहा जाता था। और इसी के अनुसार वो जो है उसको, कंपनी को जो है नियंत्रित करते थे। फिर अब एक अगला है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और भारत के शासन को चलाने के लिए जब कानून बनाया गया, जो कानून बनाया गया उसी को हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं, जिसके अंतर्गत भारत की जनता पर शासन किया जाता था, उसे ही हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं। यानी भारत पर क्राउन का अधिकार हो जाने के बाद शासन चलाने के लिए जो विधि बनाई जाती थी उसे भारत शासन अधिनियम कहा जाता था। ठीक, इस प्रकार हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग किसे कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट किसे कहते हैं, चार्टर किसे कहा जाता है और भारत शासन अधिनियम किसे कहा जाता है के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब कुछ 2, 3, 4 जो है एग्जाम फैक्ट हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक, ये है एग्जाम दृष्टि। कब हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। दूसरा है बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो उत्तर है 1764 में। ठीक, अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी को विधि बनाने का अधिकार कब प्रदान किया गया?
मतलब अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी को विधि बनाने का अधिकार कब दिया गया? तो उत्तर है 1726 में। 1726 ईस्वी में। ठीक, किसके द्वारा? महारानी के राजलेख द्वारा। ठीक, अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार कितने समय के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों के व्यापार की अनुमति दी गई थी? उत्तर इसका 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा आज भारत के संवैधानिक विकास का एक संक्षिप्त खाका हमने जो है समझ लिया है। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास का एक खाका हमने जो है समझ लिया है। ठीक, और अगली क्लास में हम क्रमशः जो है जितने एक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से, उनमें क्या है, वो किस लिए पारित किए गए, इसकी जो है हम चर्चा करेंगे। और आप लोगों से जाते समय ये आग्रह है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। और दूसरी बात, अगर कुछ कमी रहती है मेरे पढ़ाने में या कोई गलती होती है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, जिससे मैं उसे सुधार सकूं और आपको जो है और बेहतर तरीके से बता सकूं। ठीक, धन्यवाद।